हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप देख रहे हैं फिजिक्स पाठशाला। बच्चों, आज हमें पढ़ना है आवेश के गुण। आवेश के 4 प्रमुख गुण होते हैं, चारों को हम पढ़ेंगे आज। और उसके बाद आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सा आपको उसमें समझ में आया है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, बहुत ही डिटेल में उसको पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आवेश के गुण। आवेश का जो पहला गुण है उसका नाम है आवेश की योगात्मक प्रकृति। आवेश की योगात्मक प्रकृति बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी दोस्त से 200 रुपये उधार लिए हुए हैं और आपको घर से मिलता है 500 रुपये, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना बचेगा? 300 रुपये। अगर उस दोस्त को देने हैं तो दे देना चाहिए, अगली बार भी तो लेना है। तो बहुत ही आसान है। हमारे पास माइनस का 200 रुपये था जो कि हमने उधार लिया हुआ था, प्लस 500 रुपये जो हमें घर से मिले, तो टोटल अमाउंट कितना बचा? 300 रुपये। ठीक वैसे ही अगर कोई वस्तु है उसके पास -2 कूलॉम का आवेश है, ठीक है, और कहीं से उसको +5 कूलॉम का आवेश मिल जाता है, तो इस वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश होगा वो कितना हो जाएगा? 5 कूलॉम प्लस का, और उसके बाद उसमें -2 कूलॉम हमें ऐड कर देना है। तो 5 कूलॉम -2 कूलॉम कितना बच जाएगा? 3 कूलॉम। तो बहुत ही आसान है। आवेश की योगात्मक प्रकृति का मतलब है किसी वस्तु के ऊपर आवेश का जो कुल मान होता है वो अलग अलग मानों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब ये है कि हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। अगर हम प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए जोड़ते हैं तो हम उसको कहते हैं बीजगणितीय योग। तो किसी वस्तु के ऊपर आवेश का कुल मान अलग अलग मान आवेशों के मान के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इसका गुण है उसका नाम है आवेशों की अचरता। आवेश की अचरता का क्या मतलब है? आवेश की अचरता का मतलब ये है कि किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश का मान होता है वह वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आपको ये बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा कि वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि वस्तु का द्रव्यमान भी नियत होता है, यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 वेग पर 1 किलोग्राम है, तो अगर हम इसको बहुत तीव्र वेग से गति कराएं, लगभग प्रकाश की चाल की तुलना में अगर इसको हम वेग दे दें, तो इसके द्रव्यमान में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगर किसी वस्तु का आवेश 2 कूलॉम है 0 वेग पर, तो उसको हम कितनी ही तीव्र वेग से गति करा दें, बहुत तेज़ी से आप इसको गति करा दीजिए, लेकिन इसके आवेश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो आवेश की अचरता भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश के इसी गुण को हम आवेश की अचरता कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा गुण है उसका नाम है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है समझ लीजिए। आपने पढ़ा हुआ है ऊर्जा का संरक्षण, मतलब कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है, बस एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु में उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक वैसा ही आवेश का संरक्षण है। आवेश के संरक्षण का मतलब ये है कि किसी विलग निकाय का जो आवेश है वो नियत रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कोई विलग निकाय है और इसका जो कुल आवेश है 2 कूलॉम है, ठीक है। विलग निकाय का मतलब है कि इसके वातावरण से इसमें कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, ना तो इससे कुछ लिया जाएगा ना तो इसको कुछ दिया जाएगा, ना तो ऊर्जा ना तो द्रव्यमान, तो इसको हम कहते हैं विलग निकाय। तो अगर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये चालक पदार्थ है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, यहाँ ऋण आवेश और यहाँ पे धन आवेश, तो आप देखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर उत्पन्न हो गया -3 कूलॉम और यहाँ पर कितना हो गया 3 कूलॉम। अभी भी जब आप जोड़ेंगे तो ये 3 और 3 जुड़ के 0 हो जाएगा और फिर कुल आवेश कितना बचेगा 2 कूलॉम। तो किसी विलग निकाय का जो कुल आवेश होता है वो सदैव नियत रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पर धन आवेश भी उत्पन्न हुआ है।
तो ठीक वैसा ही जैसे ऊर्जा संरक्षण था, वैसे ही आवेश का संरक्षण है। किसी विलग निकाय का जो आवेश होता है वो नियत होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ब्रह्मांड को भी हम एक विलग निकाय मानते हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का जो कुल आवेश है वो क्या है, नियत है, कभी भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आवेश का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है आवेश का क्वांटीकरण। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। मतलब अगर किसी वस्तु को हमें आवेशित करना है तो या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या तो इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा, तभी ये वस्तु आवेशित की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, और ये माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको हम कहते हैं मूल आवेश। इसका जो परिमाण है इलेक्ट्रॉन के आवेश का, प्लस माइनस ध्यान मत रखिए, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का परिमाण है इसको हम कहते हैं मूल आवेश। प्लस माइनस आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन दिया है तो माइनस चार्ज आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, 1e, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो आप कभी किसी वस्तु से निकाल नहीं सकते, या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, +1e, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो कितना आवेश आएगा, -1e। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो +2e, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब -2e। इसी तरह से अगर हम इससे n इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इसके ऊपर आवेश कितना आएगा, +ne, और अगर इसको n इलेक्ट्रॉन दे दें तब इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, -ne। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश का मान होता है Q, वो या तो +ne होगा या -ne होगा। ये निर्भर करेगा कि आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है या इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो आवेश का मान है Q वो आएगा ±ne के इक्वल। इसका मतलब है किसी वस्तु के ऊपर आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो आज आपने आवेश के 4 गुण पढ़े। आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें कौन कौन से आपको समझ में आए हैं, कौन सा समझ में नहीं आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।